हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपका फिजिक्स का पेपर है और आपके लिए हम अभी लेकर आए हैं महा मैराथन एमसीक्यू का खजाना। अभी आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। आपको पता है अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी पेपर में देखने को मिलेंगे। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, आपने बहुत एग्जाम्स पहले भी दिए हैं। आपने देखा होगा कि जो पहले पूछे गए क्वेश्चन से वो बार बार रिपीट होते हैं। तो आज भी फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वीवीआई हैं, जिनके रिपीट होने की संभावना है, उन्हीं को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से एग्जाम लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट पूछा जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। किसी न किसी का डायमेंशन, किसी न किसी का एसआई यूनिट पूछेगा। तो डायमेंशन निकालना बिल्कुल आसान है। ये डायमेंशन होगा किसका? एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पूछ रहा है। गॉस लॉ का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट आंसर देखिए, यही क्वेश्चन अभी छपा हुआ हो सकता है कि आपको मिले। अगर किस्मत अच्छी रही, हमारा साथ अच्छा रहा, तो अभी जो हम बता रहे हैं यही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बच्चों हम लोग फार्मूला यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? Q बराबर एन ई, एन बराबर हो जाएगा Q बटा ई। Q दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 कूलम। अब एग्जाम में अगर 5 कूलम देगा तो यहाँ 5 पुट कीजिएगा, 2 कूलम देगा तो 2 पुट कीजिएगा, तो यहाँ 2 पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम भी लेकर आए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल भी। ई और भी के बीच में क्या रिलेशन है? ई बराबर होता है -dv बटा dr। तो dr के जगह यहाँ पर dx लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। dr भी डिनोट करता है डिस्टेंस को और dx भी डिनोट करता है डिस्टेंस को। अगला क्वेश्चन, ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर। एक स्फीयर है, इसके अंदर एक डायपोल रखा हुआ है। डायपोल में जानते हैं माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, दूरी 2l होती है। इस तरह का डायपोल रखा गया है। तो जब डायपोल को रख दिए तो इसका नेट चार्ज कितना होगा बच्चों? 0। जब चार्ज ही नहीं है तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, 0। 14 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। पहला यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिख देते हैं फोर्स बटा चार्ज, तो इससे निकल गया न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा, ऑप्शन में सही कर दीजिएगा। दूसरा एक और फार्मूला जो यहाँ भी हम लोग देखे थे, ये वाला E बराबर -dv बटा dr, यहाँ से एक यूनिट निकलता है। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वोल्ट पर मीटर ये भी एसआई यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो या तो न्यूटन पर कूलम होगा ऑप्शन में, या तो फिर वोल्ट पर मीटर होगा। ये देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया है, तो वर्क डन कितना होगा इस डायपोल को रोटेट करने में? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आप हमको बता सकते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आप वीडियो देखते जाइए और कमेंट भी करते जाइए, ताकि ये पता चलते जाए कि आपका तैयारी कैसा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 16। जब पूछा जा रहा है वर्क डन कितना होगा एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, जब हम लोग उसको रखे हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तब उसका आंसर कितना होगा बच्चों? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वर्क डन होगा PE, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री से उसको रोटेट करना है। ठीक है। cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। एक का 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल PE। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस पेज में सारा क्वेश्चंस हो गया। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2023 में आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस के बगल में यहाँ पर ईयर डिनोट किया गया है, किस साल ये पूछा गया, 22 में। एकदम रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, भले वो ऑब्जेक्टिव में ना आए लेकिन सब्जेक्टिव में आएंगे। किसी न किसी रूप में आपसे वो क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा ही जाएगा। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, जो पहले पढ़े हुए क्वेश्चन है उनको रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है।
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देख लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जानते हैं, इस तरह का दो प्लेट होता है, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के बीच दूरी d होती है। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a बटा d, यही है। अब देखिए कैपेसिटेंस डिस्टेंस पर यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बोल रहा है कि दूरी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो जब डिस्टेंस हम घटाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज 2 टाइम्स। यही आंसर हो जाएगा, चौथा का आंसर हो जाएगा ए। देखिए और क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने आ गए। द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड से ही क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ये क्वेश्चन आया है जैक 2022 में, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका शक्ति कैसा होता है, उसका स्ट्रेंथ कैसा होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है जगह के अनुसार बदलता जाता है। पोल्स में उसका वैल्यू कुछ अलग होता है, अगर आप इक्वेटर में जाएंगे तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस में ये क्या करता है, वेरी करता है। मैग्नेटिक एलिमेंट कौन कौन से हैं अर्थ के, ये भी 2022 में पूछा गया है। पहला ही होगा इसका आंसर आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये सब मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन अभी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। बस आपके पास अभी रिवीजन करने के लिए 2 घंटे का टाइम है। ये वीडियो अभी अपलोड होने जा रहा है, बस आप इसको एक बार देख लेना और एग्जामिनेशन हॉल में भगवान का नाम लेकर चले जाना। बिल्कुल आपका अच्छा होगा, एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, किसी बॉडी में अगर हम पॉजिटिवली चार्ज दे दिए, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो उसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट करके आंसर बताते जाइए बच्चों। क्या होगा इसका आंसर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की अधिकता होगी, प्रोटॉन की कमी होगी। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, सी और डी, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज दे ही रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ेगा घटेगा नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हम उसमें दे रहे हैं। वो मतलब दे क्या रहे हैं, वो बॉडी शुरू से पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से नेगेटिव चार्ज की संख्या कम होगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, एक पॉइंट चार्ज क्यू को प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इंटेंसिटी जिसका ई है, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी फार्मूला लिखे थे, ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू, तो यहाँ से आप फोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं बराबर क्यू इंटू ई। कौन सा ऑप्शन है भैया, ए नंबर। इस तरह से ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना है वो हम करा दिए। अब हम लोग फट आगे बढ़ जाते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। एक और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी बहुत बार हम रिपीट आपको करवाए हैं। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करके जाना है, किससे कितना क्वेश्चन पूछेगा ये अभी कोई फिक्स नहीं है, सारा आंसर आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने के बाद ही समझ में आएगा। और कल जो स्ट्रेटजी आपको हम बताएं कि फिजिक्स में पेपर कैसे लिखना है, वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार आप जल्दी से 2x स्पीड करके देख लीजिएगा। समय कम है इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 2018 में पूछा गया है, फिर उसको पूछे जाने की संभावना है। 1 किलोवाट आवर में कितना किसके इक्वल होता है, किलो मतलब हो गया कितना 1000, ठीक। वाट आवर है, आवर मतलब क्या हो गया 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाला आ जाएगा 3.6 10⁻⁶ जूल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का है, यहाँ पर दे दिया है करंट वाले में, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वेश्चन से मतलब है, ये चैप्टर भी नहीं देखना है, तो वो टॉर्क को महसूस करता है, ठीक है। ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, 22 में पूछा है, 25 में फिर रिपीट हो सकता है।
ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? जब टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर फिक्स रहता है तब यहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड होता है। अगर टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। किरचॉफ से क्वेश्चन आना है, VBI है, किरचॉफ से क्वेश्चन जरूर आएगा। किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स का दो रूल है। पहला रूल का नाम है पॉइंट रूल, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स करेंट लॉ उसको बोलते हैं, और ये आधारित किस पर है? चार्ज पर। किरचॉफ का फर्स्ट रूल आधारित है चार्ज पर, और किरचॉफ का जो सेकेंड रूल है जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो किस पर आधारित है? वो है एनर्जी पर। C नंबर, पांचवा का C हो जाएगा। जल्दी से देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन अभी आ सकता है। फिर आगा इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर बैटरी है गैल्वेनोमीटर को, ये क्वेश्चन तो कम से कम 10-15 बार हमारे सामने आ चुका है, रिपीट हो चुका, आपको याद भी हो गया होगा। बस क्वेश्चन देखना है और एकदम धड़ाक से आंसर मार के आ जाना है। क्या होगा? अगर व्हीट स्टोन ब्रिज में बैटरी गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, तो कोई भी चेंज नहीं होता है, जस का तस वो वैल्यू रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है? तो याद रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही आंसर मार देना है। कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल, ये वाला। देखिए यहाँ पर आंसर देखिएगा, जूल को मिलाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये भी क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? तो याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, जूल भी एनर्जी का यूनिट है। देखिए सारा ऑप्शन सेम है लेकिन सब में यूनिट अलग अलग है, तो ध्यान से आंसर लगाना है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। ठीक, तो यही तो। और क्वेश्चन क्या है? हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है हमको यहाँ पर सामने। एक कंडक्टर के लिए रिलेशन निकालना, करंट डेंसिटी J में, कंडक्टिविटी सिग्मा में, इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो J बराबर होता है सिग्मा E। फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला याद कर लो, अभी समझने का टाइम नहीं है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। J बराबर सिग्मा E। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अब आपके सामने आने वाला है। थर्ड यूनिट जो है देखिए आ गया सामने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला है मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स से यहाँ पर है आ गया क्वेश्चन यहाँ सामने। पहला, मैग्नेटिक फोर्स F एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहा है जिसकी लंबाई दी हुई है L। फोर्स F है तो क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का? बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रहेगा तो जल्दी जल्दी आंसर आप मारिएगा बिना सोचे समझे। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या फॉर्मूला था? I/L×B। पहला का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सही नहीं है? किसके बारे में? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। कई बार क्वेश्चन बोलता है कि कौन सही है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आपको हम बताए थे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, पहले आपको उसी 15 मिनट में आराम से MCQ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो कौन कौन से है ऑप्शन, चलिए पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ये बिल्कुल सही हो गया। द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस गिव्स ए पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी आपको सही हो गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका C, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। तो जब ये तीनों सही है तो चौथा तो निश्चित रूप से गलत होगा, ये तो आप अपने आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस है। 3 सही है तो चौथा गलत ही होगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत बार देखिए 23 में आया, 24 में आया, 25 में भी आ सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है एक बार मैग्नेट से रिलेटेड है। बार मैग्नेट सभी ने देखा है, सारे बच्चे जानते हैं, इस तरह का होता है बार मैग्नेट। 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल कर कहाँ जाती है? साउथ में।
मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा मैग्नेट के अंदर पूछेगा तो आपको बोलना है साउथ से नॉर्थ। यही कन्फ्यूजन होता है अक्सर, एग्जाम में पूछता है आउटसाइड, बच्चे मार के आते हैं इनसाइड वाला, और पूछता है इनसाइड तो लगा कर आते हैं आउटसाइड वाला। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, इनसाइड, अंदर। तो अंदर कहाँ आप देख रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करो प्यारे प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा आपका बी नंबर, चौथा का सही आंसर हो जाएगा बी, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, दो से ज़्यादा अगर रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। गलत, नहीं, करंट तो अलग अलग होता है सीरीज में। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, ये सही है। द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, द वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, ये गलत है। नाइदर करेंट नॉर वोल्टेज, ये भी गलत है। बोथ करेंट एंड वोल्टेज, ये भी गलत है। पहला सही है, 7 का ए नंबर सही होगा। लॉरेंज फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज फोर्स कब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है, जब वो एक ऐसे जगह में जाता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड जहाँ मौजूद है वहाँ पर उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बच्चों लॉरेंज फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, क्यू ई और क्यू भी क्रॉस बी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक करंट कैरिंग वायर, ये भी आपके सामने बहुत बार डिस्कस किए हैं। एक वायर का अगर पूछेगा तो उसका हमेशा आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर पूछ देगा कि एक मूविंग चार्ज कैसा फील्ड बनाता है, तब आपको बोलना है बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनिएगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब एक एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका मेजरिंग रेंज क्या होता है, उसका मेजरिंग रेंज बच्चों बढ़ जाता है, उसका मेजरिंग रेंज इंक्रीज हो जाता है। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट एंड टॉर्क, टाउ बराबर होता है एम क्रॉस बी। टाउ हो गया टॉर्क, एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है। देखिए यहाँ पर और दो क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर और ये आपका 10 नंबर। 9, 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर लूप है, इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू निकलेगा उस पर आर का क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आर जो होगा बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, याद रखिएगा नीचे बटा में आर आता है। 10वां नंबर, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है नो फोर्स, कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा एक मूविंग चार्ज पार्टिकल, जब वो कहाँ जाएगा। तो देखिए चार्ज पार्टिकल जो फोर्स महसूस करता है उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर, सॉरी F बराबर, फोर्स का फॉर्मूला F बराबर Q भी क्रॉस V, ये होता है। अब यहाँ जब क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा आएगा, Q भी भी साइन थीटा। ठीक है, तो आप वैल्यू देखिए कौन सा बोल रहा है। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर, नहीं। चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल, बिल्कुल सही है। पैरेलल में साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 0, और साइन 0 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 0, तो सबको 0 कर देगा तो फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 10वां का बी नंबर। ठीक है। एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मूवमेंट M है, लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, वर्क डन कितना होगा उस चार्ज उस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मैग्नेट को 90 डिग्री से मूव करने में कितना वर्क डन होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, MB साइन थीटा। तो 90 डिग्री है तो साइन 90 का वैल्यू कितना होगा 1, तो बचेगा MB, ओनली MB, यही सही आंसर हो गया। तो ये हमने यूनिट 3 अभी कंप्लीट कर लिया इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 4 की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। देखिए यूनिट 4 आ गया अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट।
इससे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ एन टर्न्स, एरिया फॉर सेक्शन दिया है ए, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो कितना होगा जब इसके पैरेलल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए एरिया। नॉर्मली उसको बोलते हैं कलेक्टिवली फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग उसको बोलते हैं। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए, कमेंट आपका नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों, क्या इसका आंसर होगा जल्दी बताइए। पैरेलल पूछा जा रहा है, पैरेलल रहेगा, याद रखिएगा एंगल बनेगा ही नहीं, तो वहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आया, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड 2 times each, द म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। फिर प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स तार बांधे हुए रहते हैं, तो बोल रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसको 2 times यानी कि दुगना कर दिया गया। तो बताइए म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? म्यूचुअल इंडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? म्यूचुअल इंडक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 गुना, तो कितना बढ़ जाएगा? 4 times उसका म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2014 में आया है, फिर इसका पूछने का बहुत संभावना है 25 में। BVI क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए। हेनरी बहुत बार पूछता है, हालांकि हेनरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, स्पेलिंग होगा हमेशा स्मॉल लेटर से HENRY, ये सही स्पेलिंग है। अब बताइए हेनरी किसका यूनिट है? तो हेनरी सेल्फ इंडक्शन का भी है, म्यूचुअल इंडक्शन का भी है, इसका मतलब ये बोथ, यही वाला ऑप्शन सही होगा। बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का ये हेनरी ही यूनिट होता है। ठीक है। 8वां नंबर AC से आया क्वेश्चन, अगर 5 फेज डिफरेंस है बिटवीन AC करंट एंड EMF, देन वोल्टेज ऑफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या था? PAV अगर लिखें तो आया था IRMS इंटू ERMS इंटू cos phi। यहाँ cos phi है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 8वां का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आ गया आपके सामने क्वेश्चंस, द रेशियो ऑफ पीक एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। रेशियो ऑफ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, RMS को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इनके बीच जो रेशियो होता है वो कितना होता है? ये होता है √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। ठीक है। द फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर। अगर केवल कैपेसिटर लगा हो, 3 कंपोनेंट था, सबसे पहले रजिस्टर, इंडक्टर, फिर कैपेसिटर। तो रजिस्टर रहता है तो फेज डिफरेंस 0 होता है, कैपेसिटर होता है तो फेज डिफरेंस 90 होता है, और इंडक्टर होता है तो भी फेज डिफरेंस 90 ही होता है। तो यहाँ कैपेसिटर है, आंसर हो जाएगा B 90 डिग्री। सही बात है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये हमें बहुत एक्यूरेट मेजर करके देता है। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा नल मेथड पर काम करता है। ठीक है। कुछ मिक्सअप है क्वेश्चन, कुछ अलग अलग चैप्टर से भी क्वेश्चन इसमें दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है एम्पियर सर्किटल लॉ किसके बराबर होता है? 15 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है। फार्मूला क्या था? इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 टाइम्स I, यही था एम्पियर सर्किटल लॉ, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, डिड वेलोसिटी VD वैरीज विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। VD और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है? बहुत आसान है, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप हमको बताइएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए 13 नंबर का आंसर क्या होगा। डिड वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, सबसे छोटा ही है फिजिक्स का क्लास 12 के सबसे छोटा जो चैप्टर है, सबसे यूनिट हम बोल सकते हैं वो यही है प्यारो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इस वेव से वेव का यूजेस, कौन कौन वेव्स का कहाँ कहाँ यूज है, किस वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, यही क्वेश्चन पूछता है। अभी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अभी आप क्वेश्चन जैसे खोलिएगा, वीडियो देख कर जाइएगा तो पूरा सेटिस्फाइड होइएगा, फिर आकर हमको बताइएगा कि हाँ सर आप जो बताएं सारा क्वेश्चन आ गया। देखते हैं पहला क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या रेशियो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का? आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती कैसे हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तब बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो बोल रहा है इनका रेशियो क्या होगा, इनका स्पीड क्या होगा, 1/μ0/ε0। ये इनका स्पीड होता है, स्पीड का फार्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? आपको हम एक बार सारा वेव का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा, अल्ट्रावायलेट, नहीं विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। यही सातों वेव्स हैं और सातों वेव्स को अरेंज किया गया किस ऑर्डर में? आपको पता है ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है, घटते हुए वेवलेंथ के ऑर्डर में है। क्वेश्चन यहाँ बोला गया आपको कि किसका सबसे बड़ा वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? तो रेडियो वेव का। रेडियो है यहाँ पर? नहीं है। फिर कौन होगा? माइक्रो। माइक्रो है, माइक्रो, यही आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना जल्दी से विद इन अ सेकेंड हमने आंसर फाइंड कर लिया। तो अगर आप इस ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तुरंत आपका आंसर आपके हाथ में होगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका होगा? आप जब इस ऑर्डर को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ में है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दूसरे का उल्टा होता है, वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों? कम होगा। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें फ्रीक्वेंसी है गामा रे का। गामा रे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चलती है, प्रोपागेशन मतलब चलना, उसका डायरेक्शन कैसा होता है? तो डायरेक्शन उसका होता है पैरेलल टू बी क्रॉस ई, पैरेलल टू बी क्रॉस ई, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल में होता है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो पहला ही वाला ये आंसर हो जाएगा, बी नंबर। देख रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं हम लोग। कौन सी वेव का यूज होता है फोटोग्राफी इन फॉग? जब कुहासा, कोहरा का समय रहता है तो हमें साफ दिखाई नहीं देता, उस समय कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इस्तेमाल हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, फ़ोटो खींचने में करते हैं? तो वो हमारी यूजफुल वे है इंफ्रारेड रे। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 9th का बी नंबर। तो इस तरह से ये भी चैप्टर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन हमारा जो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सबसे बड़ा पोर्शन यही है 12th क्लास के फिजिक्स का, और इससे आपको MCQ पूछा जाएगा, 1 लाइनर पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट 3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। मतलब फिजिक्स के चारों सेक्शन में आपको ये पोर्शन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपने ये पोर्शन बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जल्दी से देख लो, ये सब MCQ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फट से। पहला में बोल रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रिज्म का जो एंगल होता है मिनिमम डेविएशन किस पर निर्भर करता है? डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर निर्भर करता है? ओनली एंगल ऑफ प्रिज्म पर नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर सही है, यही सही होगा। ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलत, नन ऑफ दिस गलत, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये तो लॉन्ग में अभी आपको लिखना होगा। लॉन्ग में ये क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। ये तो मैंने पहले भी गेस किया था। अगर ये अभी आ गया तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर लिख दीजिएगा, अच्छा साफ साफ डायग्राम बनाइएगा। बोल रहा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो
नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ कितना होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का, फोकल लेंथ आईपीस का, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये बन जाएगा। मिराज, मिराज एक घटना है जिसके पीछे कौन सी घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की ये घटना जिम्मेदार है। जब ये भी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, जब लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में तो कौन सा फैक्टर नहीं चेंज करता है, नहीं चेंज करने वाला कौन है, वेवलेंथ चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है, एम्पलीट्यूड चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी कभी भी लाइट का चेंज नहीं करता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो जब लाइट रे इंटर करती है एयर से ग्लास स्लैब में तब इसका वेवलेंथ क्या होता है, एयर मतलब रेयरर मीडियम, ग्लास मतलब डेंसर मीडियम, तो लाइट रे अभी रेयरर से डेंसर में जा रही है, तब इसका वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग कैन बी सेड। सिंपल सा जवाब है, वेवलेंथ क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से, मतलब कि सरल माध्यम से विघन माध्यम में डिक्रीजेस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट किसने दिया था, तो सेकेंडरी वेवलेट जो ये टॉपिक रिलेटेड है वेव ऑप्टिक्स से, और वेव ऑप्टिक्स का जनक माना जाता है फ्रेजनल नाम के हाइजन नाम के साइंटिस्ट को, सॉरी फ्रेजनल नहीं, हाइजन नाम के साइंटिस्ट को, हाइजन सी वेव ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं, तो उन्हीं के द्वारा यह दिया गया है। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब वेवलेंथ बढ़ता है तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आर आई है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ का होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, आंसर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको मिलाइए, बोल रहा है कि वेवलेंथ क्या करता है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एक्सप्लेन्स दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है वो सीधी रेखा में नहीं गमन करती है, वो किस घटना के द्वारा हमें पता चलता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 11 नंबर है, 4 ऑप्शन है। विच ऑफ द, ये आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना एक्सप्लेन द लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जैक का 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर ये हो सकता है आपसे रिपीट करके 2024 में भी पूछ दे। जल्दी से आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं, डिफ्रैक्शन, हाँ ये सही है, डिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि डिफ्रैक्शन से ही पता चलता है कि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है। डिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब लाइट रे सीधा जाते रहती है, उसके रास्ते में हम लोग कोई बाधा खड़े कर देते हैं, कोई ऑब्स्टिकल लगाते हैं, तो लाइट अपने पाथ को बेंड करके चली जाती है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हमने अभी ऑप्टिक्स चैप्टर को देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखिए, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको वेव ऑप्टिक्स और लाइट से ही पूछे गए हैं, जो नहीं पूछे गए हैं जो इस चैप्टर का है वो हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 14 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी पर होता है, जिस लाइट वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसका एनर्जी भी ज़्यादा होता है। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, तो एच कांस्टेंट लगता है, तो फार्मूला बना ई बराबर एच न्यू। कौन सा फार्मूला लग रहा है, एच, हाँ एच न्यू, यही वाला 15 का, तो ये सही लग रहा है। 13 नंबर देखिए, ये भी डुअल नेचर से है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा बराबर फार्मूला है एच बटा पी। ठीक है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिनोट करता है, एच प्लैंक कांस्टेंट को, और पी जो है मोमेंटम को डिनोट करता है। बोल रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसमें यहाँ पर रूट अंडर भी हो जाता है, लैम्डा बराबर एच बटा रूट अंडर भी, पोटेंशियल डिफरेंस।
अब यहाँ पर देखिए एक दिया है 25, एक दिया है 36 वोल्ट, तो 2 बार निकालेंगे। लैम्डा 1 निकालेंगे तो h बटा रूट अंडर 25, लैम्डा 2 निकालेंगे h बटा रूट अंडर 36, ये हो जाएगा h बटा 5, ये हो जाएगा h बटा 6, दोनों को डिवाइड करेंगे तो h बटा 5 डिवाइडेड h बटा 6, 6 चला जाएगा ऊपर बटा h इंटू h बटा 5, 6 बटा 5। ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्टिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है। हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया? तो हाइजन रिफ्लेक्शन को किया, रिफ्रैक्शन को किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को भी किया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हाइजन प्रिंसिपल नहीं कर पाया, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर में। अब हमारा लास्ट चैप्टर यहाँ सामने आ रहा है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा एक और चैप्टर बच रहा है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम न्यूक्लियाई भी बहुत मॉडर्न फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर रेडियस ये दोनों बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, न्यूक्लियस का रिएक्टर 10⁻⁻15, अगर एटम का बोलेगा 10⁻⁻10 लिखिएगा। रेडियो एक्टिव फिनोमिना है, किससे एसोसिएटेड है? डीके ऑफ न्यूक्लियस, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो, नन ऑफ दिस। डीके ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का ह्रास होता है, कमी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल? फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल नहीं है फंडामेंटल पार्टिकल, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, बोर एटॉमिक मॉडल से पूछा गया है कि जो किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कितने के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं? तो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। बीटा पार्टिकल्स क्या है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके किसको डिफ्लेक्ट किया जा सकता है? तो जो रे मैग्नेटिक फील्ड से बनी हो उसी को ना हम उससे डिफ्लेक्ट कर पाएंगे। तो कौन बनी है? बीटा रे बनी है और गामा रे बनी है, नहीं अल्फा रे बनी है और गामा रे। बीटा रे तो बनी है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से, तो आंसर हो जाएगा बोथ अल्फा एंड बीटा रेज। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अल्फा बीटा, नहीं गलत है, एक मिनट। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा केवल हम गामा रे को डिफ्लेक्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गामा रे एक तरह की ईएम वेव है। ईएम वेव मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग बनाते कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने से, तो जिससे वो बनी उसी से डिफ्लेक्ट होंगी, तो गामा रे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, द बोर एटॉमिक मॉडल 11 नंबर, ये आपको शॉर्ट में भी आएगा, एमसीक्यू भी इससे पूछा गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, द बोर मॉडल ऑफ एटम, क्या उसका पोस्टुलेट है, क्या उसका घटना था, वही पूछा जा रहा है। बोर मॉडल ऑफ एटम किससे रिलेटेड है? अगर आपको आंसर पता है प्यारे बच्चों तो जल्दी से आंसर करके बताइए, बोर मॉडल ऑफ एटम किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चों। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक नहीं, गलत है। प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम गलत है। प्रिडिक्ट द सेम इमिशन स्पेक्ट्रम गलत है। एज्यूम दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यही अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, h/2π आया था ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों प्यारो, ये हो जाएगा 11 का ए नंबर सही हो जाएगा। SI यूनिट ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट का पर मीटर होता है, सही है। ये मीन फ्री पाथ वाला आपको नहीं पढ़ना, ये सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 जो था ये भी मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मॉडल सेट से रिपीट हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक रेडियोएक्टिव एटम इमिट करता है बीटा पार्टिकल, तब इसका एटॉमिक मास
बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, एटॉमिक नंबर जरूर चेंज होता है, लेकिन एटॉमिक मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इस तरह से एटम न्यूक्लियाई हमारा यहाँ समाप्त हो गया। अब हम आते हैं सबसे लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है पीएन जंक्शन पर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आ गया बच्चों। सबसे लास्ट यूनिट आपको यही वाला पढ़ना है। बोल रहा है कि फॉरवर्ड बायस जो अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन में, तो क्या होता है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो रिड्यूस हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूसेस द पोटेंशियल बैरियर। पहला का ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर आ जाइए, पूछ रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मेजॉरिटी होती है, तो नेगेटिव टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सबस्टांस, किस सबस्टांस में फॉरबिडन एनर्जी गैप पाया जाता है, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, ए और बी में, नन ऑफ दीज में। इफ़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सबस्टांस, लगता है क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट है बच्चों, क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप एक बार पढ़ना पड़ेगा ठीक से, क्या बोल रहा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप किस में पाया जाता है ना, यही क्वेश्चन है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन ए सबस्टांस, सबस्टांस कंडक्टर में, तो देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कंसेप्ट आपको थोड़ा ध्यान में देना होगा। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड का कंसेप्ट क्या था। अगर हम कंडक्टर की बात करें तो उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये भी है, ये कंडक्शन बैंड, दोनों ओवरलैप रहता है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप उसमें होगा ही नहीं। सेमीकंडक्टर में होता है, थोड़ा सा गैप होता है, इंसुलेटर में तो गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन चलेगा, सही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब उसमें हम लोग कैसा इम्प्योरिटी को मिलाते हैं, तो याद रखिएगा एन टाइप बनाने के लिए पेंटावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 5 होती है, पेंटावैलेंट बनाते हैं। और यही क्वेश्चन अगर आपसे आज पूछ दिया पी टाइप में, तो पी टाइप में आप कर दीजिएगा ट्राईवैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द रजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, घट जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, और जितना कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं और कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो यही सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन था जो अभी हम लोग देख रहे हैं। द विड्थ ऑफ बैंड इज मैक्सिमम, फॉरबिडन एनर्जी बैंड का जो विड्थ होता है वो किस में ज़्यादा होता है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर्स भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड, अभी चर्चा की है। पी टाइप में 3 ट्राईवैलेंट, वैलेंसी ऑफ 3, और अगर एन टाइप बोलेगा तो उसमें पेंटावैलेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जेनर डायोड किस बाइसिंग में काम करता है, तो जेनर डायोड हमेशा याद रखिएगा रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। इसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम लिख कर आइए, और शाम को ठीक 5:30 बजे आपको आज आपका आंसर की मिल जाएगा। तब तक चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।